इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम पढ़े हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू या तो अट्रैक्शन होता है चाहे रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होता है ये एक तरह का नेचुरल लॉ है, ये किसी का नियम दिया हुआ नहीं है। जब कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दोनों में रिपल्सन होगा, यदि दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो है एक तरह का है चार्ज का एक नेचुरल नियम है। दो चार्ज है तो इस तरह का ऐसा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन यह फोर्स का वैल्यू चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इसके संबंध में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्स। उन्होंने कुछ नियम दिया है जिसको कहा जाता है कूलम्स लॉ कहा जाता है। तो आज आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये कूलम्स लॉ है क्या? देखिए, अभी हम बता रहे थे कि यह एक नेचुरल नियम है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है। हालांकि यह नेचुरल नियम है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दें याद करने के लिए, ताकि याद करने में सुविधा हो। कर सकते हैं लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract each other। मतलब यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा यहां। यदि दोनों ही नेगेटिव चार्ज होगा फिर भी दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन कहता है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये तो हो गया चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। अब जानना है कि ये जो चार्ज का जो बीच में जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है। इस फोर्स को हम लोग एक नया नाम दे दें, कह सकते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। तो दूसरा नियम हम लोग लिखें, टू पॉइंट चार्जेज या इस तरह कहिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their amount of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between. ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के बारे में हम बताए थे। दो बॉडी है, दोनों बॉडी पर एक पर चार्ज Q1 है, दूसरा पर चार्ज Q2 है। पॉइंट चार्ज के मतलब हम बताए थे, यदि ये दोनों चार्ज बॉडी का साइज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस के कंपेयर में इसका साइज बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम हो, तब इस दोनों बॉडी को हम लोग, इस दोनों बॉडी के चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। चलिए मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं R है। दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा दोनों चार्ज कैसा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव है। उसका बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखें कि दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। तो कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यदि चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। यदि एक चार्ज को हम डबल करेंगे तो फोर्स का वैल्यू डबल हो जाएगा। यदि दूसरा चार्ज को हम डबल करेंगे तब पर भी फोर्स डबल हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों चार्ज को हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कूलम का नियम कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ चार्जेज एंड, एक और क्या कह रहा है उसी में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा समानुपाती R स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब हो गया R के स्क्वायर का इनवर्सली, उल्टा समानुपाती होगा। मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घटेगा, यदि डिस्टेंस घटेगा, छोटा होगा डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ। तो इसको यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो कह सकते हैं कि दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल होता है तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहां भी हम लोग एक कांस्टेंट ले लें। क्या कांस्टेंट लेंगे, मान लेते हैं एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं K।
हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या है, के है कांस्टेंट, वेयर के क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, के हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कहता है कि इसका जो वैल्यू, ये जो के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, कहता है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पहला बात तो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज को हम किस मीडियम में रखे हैं। दोनों चार्ज को हवा में रखे हैं, पानी में रखे हैं, गैस में रखे हैं, कौन सा मीडियम में रखे हैं। मतलब कह सकते हैं किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम में डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम in which both charges are located। दोनों चार्ज को हम कहां रखे हैं, कौन सा मीडियम में रखे हैं, इस पर डिपेंड करता है। हवा में, पानी में, कौन सा मीडियम में रखे हैं। तो कहता है इसके जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बोथ चार्जेज आर लोकेटेड, कहां पर है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, कहता है दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है, मतलब यह के में क्या है, फोर्स है, Q1 है, Q2 है। मतलब यह फोर्स का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू आप कौन सा सिस्टम में ले रहे हैं, कौन सा सिस्टम में ले रहे हैं। मान लेते हैं सीजीएस में लेते हैं। यदि आप सीजीएस में लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चार्ज का वैल्यू Q1 और Q2 का किस चीज में लेंगे, बताए थे। चार्ज का सीजीएस में यूनिट होता है स्टेट कूलम, या इसी को कहते हैं ESU। आर मतलब डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसमें, डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में। तो कहता है फोर्स को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, डाइन में। चार्ज को हम लोग स्टेट कूलम में मेजरमेंट करें, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करें, फोर्स को डाइन में मेजरमेंट करेंगे। तो कहता है कि यह के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या यहां फॉर्मूला हो जाएगा F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब सीजीएस में फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया सीजीएस का वैल्यू हो गया। अब जरा हम लोग देखें एसआई में क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो यही है भाई। एसआई में क्या होगा, जहां तक एसआई की बात है, एसआई में हम लोग चार्ज का वैल्यू किस चीज में लेते हैं, जानते हैं। चार्ज का वैल्यू लेते हैं कूलम में, डिस्टेंस का वैल्यू लेते हैं किस चीज में, मीटर में लेते हैं। फोर्स का वैल्यू लेते हैं न्यूटन में लेंगे। तो कहता है कि यही के का वैल्यू हो जाता है, इस के का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, वेयर इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या, एक्चुअल में है दो चार्ज हम रखे हैं, दो चार्ज रखे हैं
तो दो चार्ज के बीच में क्या है, कुछ मीडियम है। तो कहता है कि इस मीडियम का क्या परमिटिविटी है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये मीडियम का कितना वैल्यू है, मीडियम का परमिटिविटी क्या है, ये बताता है। क्या है, मान लेते हैं मीडियम है, एयर है, या फ्री स्पेस है, या वैक्यूम है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते क्या है, पहले ये देख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं, या एयर के लिए कह सकते हैं, या वैक्यूम के लिए कह सकते हैं। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच का मीडियम यदि एयर हो, फ्री स्पेस हो, या वैक्यूम है, तो इसके लिए यहां हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसका हम लोग देख लें कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर का या फ्री स्पेस का, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसका वैल्यू क्या होता है। वैल्यू जानने के पहले थोड़ा सा इसका जान ले कि इसका क्या यूनिट होगा भाई। तो यूनिट जानेंगे तो ना वैल्यू जानेंगे। तो जरा हम लोग देखें पहले कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा इसका, अभी हम लोग पहले तो ये जरा देख लें। एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो ये होता है, इसका यूनिट होता है, चलिए पहले इसका हम लोग कहते देख लें। फोर्स का वैल्यू अब लिख सकते हैं यहां। फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, के का वैल्यू हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का तो हो गया, एप्सिलॉन नॉट का हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, 1/4 F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यदि हम लोग यूनिट लिखें तो हो गया, फोर्स का हो जाएगा पर न्यूटन, ये क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, और चार्ज का हो गया कूलम स्क्वायर। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो इसका जरा वैल्यू देख लें। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यदि दो चार्ज के बीच में एयर हो, फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो यह जो मीडियम का जो परमिटिविटी होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसको कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब जरा हम लोग देख लें कि इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग देख लें, जरा डायमेंशन देख लें। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लें। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए F भी है। चार्ज का हो गया क्या 80 into 80 डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नहीं ना होगा, 4 पाई एफ। तो चलिए चार्ज का हो गया 80 इंटू 80 4 पाई, तो कांस्टेंट है, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। फोर्स का होता है mlt-2 और आर स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m के पावर -1 l 1 2 3, मतलब l के पावर -3, और क्या होगा t के पावर, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t के पावर 4, और क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर। तो यह जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसका यूनिट हो गया, उसका वैल्यू हो गया, उसका डायमेंशन हो गया। अब फिर से हम लोग आ जाएं, देखिए कूलम्स लॉ का क्या है, सिचुएशन क्या है भाई। फिर से हम लोग देखें, अब जरा देखें, चलिए फिर से हम लोग देखें। हम लोग कह सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे यहां फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, न्यूटन के नियम के अनुसार। तो अब इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, फोर्स के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा इसका जरा वैल्यू देखें हम लोग क्या होता है। के का वैल्यू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85, 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व कीजिएगा, यही सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसलिए एक का वैल्यू हम लोग सीधा सीधे इस तरह लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही हो गया कूलम का नियम। हो गया। अब जरा हम लोग जरा देखें, जरा देखिए, ये तो कूलम का नियम हो गया। अभी आप जानते हैं, इसके पहले आप पढ़े हैं कि यह चार्ज का वैल्यू होता है, चार्ज का यूनिट होता है क्या, कूलम होता है। ये हो गया यूनिट ऑफ चार्ज। कोई पूछे तो कहिएगा कूलम। तो एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है डिफाइन 1 कूलम। वन कूलम को कैसे आप डिफाइन करेंगे। देखिए 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे। कहता है मान लेते हैं 2 चार्ज है, Q1 Q2 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r। इसको हम एयर में रखे हैं या फ्री स्पेस में रखे हैं। कहता है कि यदि दोनों चार्ज का वैल्यू क्या हो जाए, Q1 का भी वैल्यू Q2 का भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 कूलम चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी वैल्यू 1 कूलम है, इसका भी वैल्यू 1 कूलम है। और r कितना, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखें,
1 मीटर रखें। तो कहता है जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित है इस पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जरा बताइए। 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। 1/4πε0 का भी हम लोग वैल्यू निकाले थे, 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू 1 है, Q2 का वैल्यू 1 है, r स्क्वायर 1 है। मतलब फोर्स का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन। कहने का मतलब यह है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, दोनों को हम 1 मीटर के दूरी पर रखते हैं, एयर में रखते हैं या फ्री स्पेस में रखते हैं, तो दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा। इसको उलट करके भी देखा जा सकता है। क्या उलट के देखिएगा, ये भी तो कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू बराबर है। दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों सिमिलर चार्ज है। दोनों को हम 1 मीटर के दूरी पर रखें, एयर में रखें, और कहता है कि दोनों के बीच में जो हम लोग फोर्स का मेजरमेंट करें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स का मेजरमेंट जो किया जाता है, फोर्स का हम लोग मेजरमेंट करें तो कितना आता है, 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाए। अभी हम बता रहे थे कि फोर्स का मेजरमेंट किया जाता है, एक तरह का बैलेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्सन बैलेंस। एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स हो, चाहे रिपल्सन फोर्स हो, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, उसका मेजरमेंट किया जाता है। उस बैलेंस का, उस इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है टॉर्सन बैलेंस। यह इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, फोर्स का वैल्यू। चलिए, तो अभी हम लोग देखें कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, 1 मीटर के दूरी पर रखा गया है, एयर में रखा गया है, तो फोर्स लग रहा है इतना है। अब इसको उल्टा हम लोग कर दिए। उल्टा क्या कर दिए कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, सिमिलर चार्ज है, सिमिलर नेचर का है, 1 मीटर के दूरी पर है, एयर में रख रहे हैं, और वो दोनों के बीच में हम लोग जो फोर्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, कहता है कि दोनों फोर्स का वैल्यू को हम लोग यदि मेजरमेंट करें टॉर्सन बैलेंस से, तो फोर्स का वैल्यू यदि आ जाए 9 × 10⁹ न्यूटन, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम। यदि 1 कूलम चार्ज है तो फोर्स लगता है इतना, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो फोर्स यदि इतना लगता है तो दोनों चार्ज का वैल्यू निश्चित रूप से 1 कूलम होगा। ये भी 1 कूलम होगा और ये भी 1 कूलम होगा। कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन जरा लिख दीजिए। हेंस 1 कूलम is that charge which repels an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁹ Newton. कब? When
when placed in vacuum में रख दें या एयर में रख दें, कितना दूरी पर, at a distance of 1 meter from it। क्या कह रहा है? 1 कूलम किसको कहेंगे? 1 कूलम इज दैट चार्ज, वैसे चार्ज को कहते हैं जो रिपेल करता है, विच रिपेल, किसको रिपेल करता है? एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। इक्वल मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, सिमिलर मतलब सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन से। 1 कूलम वह चार्ज है जो किसी दूसरे 1 कूलम के चार्ज को 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपेल करता है। कब? व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, यदि वो दोनों को हम लोग वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर यदि रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा 9 × 10⁹ न्यूटन से। तो वैसे चार्ज को हम लोग कहते हैं 1 कूलम चार्ज। अब एक और आ जाइए, इसमें एक और है, जानना है ये क्या है? एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, एक टर्म है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट करते हैं, या इसी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको के से डिनोट करते हैं, या इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी SIC ऑफ द मीडियम। जानना है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, या इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। ये क्या होता है? कहता है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। कहता है दोनों को हम एयर में रखें या वैक्यूम में रखें तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर या वैक्यूम क्या हो जाएगा? फोर्स इन एयर कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। Q1 Q2 दोनों चार्ज है, R है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है। यहां ε0 क्या है? ε0 को कहते हैं हम लोग, कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका? एयर का या वैक्यूम का। अब कहता है कि यही दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज को उतना ही दूरी पर रखें। अब एयर की जगह पर कोई दूसरा हम मीडियम रख दें, कोई भी मीडियम हो, कोई दूसरा मीडियम हो,
तो अभी फोर्स का वैल्यू क्या लेंगे? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम 1/4 अब देखिए, यहां हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज किए थे। एयर दोनों के बीच में है या वैक्यूम है, तो उस एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते थे। अब यदि कोई दूसरा मीडियम है तो उसके लिए हम लोग कहेंगे, उसके लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं। एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन क्या है? कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कोई मीडियम है तो उसका भी तो परमिटिविटी होगा, चाहे कोई मीडियम हो। तो जो भी मीडियम है उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग लिख रहे हैं, एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग मान ले इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है पहला से दूसरा को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, और यह है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये तो कट गया, हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, सीधे हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये दोनों का रेशियो, ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। दोनों ही परमिटिविटी है, दोनों ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो एक को दूसरे से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव। और खास करके किसी को स्टैंडर्ड माना जाता है, परमिटिविटी को किसी को तो स्टैंडर्ड मानेंगे ना, तो एयर को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। तो यहां मीडियम के परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर। इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को K से भी डिनोट करते हैं। इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसी को बोला जाता है। मतलब फोर्स एयर फोर्स इन मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि कोई डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या कहिएगा?
relative permittivity or dielectric constant is the ratio between force between two charge placed in air to the force between same two charge placed in medium in same distance. और यह जो है एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी, इसका तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। कुछ हम लोग जरा एग्जांपल देख लें। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, तो पहले हम लोग देख लें एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा। यदि मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो उस केस में हम लोग एयर को एयर से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, वैक्यूम के लिए तो एकदम एक्यूरेट होता है, 1 होता है। और एयर के लिए कुछ उसमें कुछ रहता है थोड़ा सा। एयर के लिए होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1.006 होता है। एक्यूरेट एक नहीं होता है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों करीब करीब वैल्यू सेम है, इसलिए वैक्यूम और एयर हम लोग दोनों सेम हम लोग लिखते हैं। एयर के लिए हो गया। हाइड्रोजन के लिए होता है फॉर हाइड्रोजन के लिए होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1.00, ये वैल्यू होता है 1.00026 होता है करीब को। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ग्लास के लिए होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 3 से 4 के बीच में होता है। माइका के लिए होता है, माइका का नाम सुने होंगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 3 to 6 होता है। वाटर के लिए होता है एप्सिलॉन आर कहिए चाहे के का वैल्यू है ये 81 होता है। तो ये हो गया, कूलम का नियम हो गया। कूलम के नियम के बारे में जान गए, साथ साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जान गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जान गए। और ये जो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी है ये आगे के टॉपिक में कैपेसिटेंस बताएंगे, तब वहां इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब नेक्स्ट डे पहले हम लोग देखेंगे, कुछ पहले न्यूमेरिकल देख लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल पहले देखिएगा, न्यूमेरिकल जानने के बाद फिर ये इसमें एक जानना है कूलम का ही है, क्योंकि ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या होता है, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।